गुड मॉर्निंग बच्चों। फिर से वापस हम लोग के ऑनलाइन मोड में आ गए हैं। हाँ सिद्धि, केवीपीवाई तो कैंसिल हो गया अभी तो। तो हम लोगों ने देखो लास्ट टाइम हम लोगों ने रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस स्टार्ट किया था ना बच्चों। लास्ट टाइम हम लोगों ने रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस स्टार्ट किया था। वहां तक सबने रिवाइज कर लिया है। होमवर्क दिया था कुछ? होमवर्क दिया था बच्चों? ठीक है, तो फिर चलो पहले डाउट डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। डाउट्स बताओ फिर। बहुत सारा दिया था क्या? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, बहुत सारा दिया था लास्ट टाइम। तुम लोग बोर ना हो जाओ इसलिए बहुत छुट्टियां थी। अच्छा है ना बच्चों, फिर बोर नहीं हुए होगे तुम लोग, कुछ काम था करने को। 25 ये क्या है सार्थक, कहाँ से 25 बोल रहे हो? इंटेक्स एक्सरसाइज 1 क्या है ये? पहले इंटेक्स 2 से बताओ, इंटेक्स 2 से दिया था ना? इंटेक्स 2 में डाउट है सार्थक? पहले इंटेक्स कर लेते हैं फिर एक्सरसाइज करेंगे। इंटेक्स 2 में क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो इंटेक्स 2 में क्वेश्चन सेकंड भी है। सेकंड देख लो पहले बच्चों। लाइट ट्रायंगुलर प्लेट OAB is in a horizontal plane. Three forces F1, F2 and F3 are acts on the plate which is pivoted about a vertical axis passing through O. In the figure, F2 is perpendicular to OB. Consider counterclockwise sense as a positive. Sum of the torque about the vertical axis through point O acting on the plate due to the forces F1, F2 and F3 is closest to। अबे पाबले, तुमने ट्राई किया है सही से यार? इस टाइप के तो बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। पाब्लो एस्कोबार, क्या कर रहे हो? ट्राई किया है भाई तूने? रिवाइज कर लिया था ना सब अच्छे से टॉर्क का? देखो इसमें क्या बोला गया है कि कोई ट्रायंगुलर प्लेट है। देखो ऐसा कोई ट्रायंगुलर प्लेट दिया है आपको। इसमें कुछ फोर्सेस लग रहे हैं। यहाँ पे ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। O पर ऐसे फोर्स लग रहा है कुछ F3
यहाँ पे कुछ एक फोर्स लग रहा है F1 और एक यहाँ पे फोर्स लग रहा है F2। ठीक है बच्चों, ऐसे दिया हुआ है ना, फोर्स की वैल्यू बताई गई है, डिस्टेंस वगैरह दी गई है। ये 0.8 मीटर है, ये 0.6 मीटर है और ये 1 मीटर है। तो आपको इस पॉइंट O से जो एक्सिस जा रहा है ना, यहाँ से जो एक्सिस जा रहा है और इसके ट्रायंगुलर प्लेट के परपेंडिकुलर है, समझ रहे हो ना। ट्रायंगुलर प्लेट के परपेंडिकुलर मतलब जो ये आपने स्क्रीन जो देख रहे हो उसके परपेंडिकुलर यहाँ पे एक एक्सिस ले लो। समझ आ रहा है बच्चों? ऐसे स्क्रीन यहाँ से बाहर को जा रहा है एक्सिस ना, इस पॉइंट से। तो इसके अबाउट हमें टॉर्क चाहिए और काउंटर क्लॉकवाइज को आपको पॉजिटिव लेना है। काउंटर क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन वाले टॉर्क को पॉजिटिव लेना है, इस डायरेक्शन वाले को नेगेटिव लेना है। तो टोटल नेट टॉर्क चाहिए, तो नेट टॉर्क क्या बोलोगे? टॉर्क ड्यू टू F1 प्लस टॉर्क ड्यू टू F2 प्लस टॉर्क ड्यू टू F3। F3 का टॉर्क बताओ बच्चों कितना होना चाहिए? इस F3 का टॉर्क कितना होना चाहिए? F3 का टॉर्क 0। वेरी गुड। अगर कोई भी फोर्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर देगा तो उसका टॉर्क कितना हो जाता है? 0 ना। तो ये वाला पार्ट हमारा 0 हो गया। F2 का टॉर्क क्या आप निकाल सकते हो? F2 देखो ऐसे लग रहा है और यहाँ पे एक्सिस से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी हुई है ना। F2 ये फोर्स है और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? 0.8। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 0.8 इंटू F2। और ये जो होगा, ये F2 का टॉर्क कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा? अगर यहाँ पे बॉडी हिंज है और आप इधर फोर्स लगाओगे तो वो कैसे घूमेगा? ऐसे घूमेगा या ऐसे घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज ना, ऐसे घूमेगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? प्लस में लिखेंगे ना। F1 का टॉर्क, अब F1 का टॉर्क देखते हैं। देखो यहाँ पर F1 का टॉर्क निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम फोर्स के दो कंपोनेंट बना सकते हैं, एक इधर को और एक इधर को। ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? एक्सटेंड करोगे तो क्या एक्सिस को कट करेगा? ये एंगल हमारा कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। तो F1 का इधर कंपोनेंट आ जाएगा F1 cos 30, इधर आ जाएगा F1 sin 30। तो यहाँ पे क्या F1 sin 30 की वजह से कोई टॉर्क आएगा इस एक्सिस के अबाउट? नहीं आएगा। वेरी गुड क्रिस। F1 sin 30 को एक्सटेंड करोगे तो एक्सिस को कट करेगा। आवाज आ रही बच्चों? अब धन्यवाद क्रिस। तो अब देखो हम लोग क्या कर रहे थे। हाँ यार, कॉल आ जाता है बीच में कभी भी ना, ये सब दिक्कतें थोड़ी तो रहती हैं। हाँ चिन्मय, 1 मिनट रुको बेटा। देखो पहले ये मैं समझा रहा था ना कि F1 sin 30
इसका टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट 0 आएगा ना, क्योंकि इसको एक्सटेंड करोगे तो कट कर देगा ना वो, तो केवल इसका टॉर्क बचेगा ना। और इसका टॉर्क किधर को आएगा और कितना आएगा, ये फोर्स और फोर्स की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो ये दी हुई है 0.6, F1 cos 30 इंटू 0.6, और डायरेक्शन किधर होगा, ये वाला फोर्स जब लगेगा तो इस एक्सिस के अबाउट बॉडी ऐसे घूमेगी या फिर ऐसे घूमेगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। सबको समझ आ रहा है बच्चों, क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब हम टॉर्क को क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे या माइनस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे ना, तो अब लिख देते हैं। इसमें तो क्या ही हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ा जगह बना लेता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं F1 cos 30, डिस्टेंस है 0.6, और इसके आगे लगा देते हैं माइनस का साइन। F1 F2 की वैल्यू अब डाल दो, सॉल्व कर लो, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी। बच्चों सबको समझ आया। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट फिफ्थ बोला था ना तुम लोगों ने, फिफ्थ देखते हैं। इसको नोट बाद में कर लेना आराम से ना, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, पीडीएफ से आराम से आप जिसको जरूरत है नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। टू पीपल कैरी अ हैवी इलेक्ट्रिक मोटर by placing it on a board 2 meter long with a weight that weighs 200 Newton. One person A lifts one end and this another lift the position with the force. This distance from A where the center of gravity of the motor is located is. देखो ये क्या है, हमने एक ऐसे लाइट क्या लिया हुआ है, बोर्ड लिया हुआ है, एक कोई बोर्ड लिया, लाइट नहीं है बोर्ड है, और उस पे हमने कहीं पे एक इलेक्ट्रिक मोटर रख दिया है ना, ये कोई हमने एक इलेक्ट्रिक मोटर रखा हुआ है। फिर इस पे दो लोग खड़े हैं, चिंटू पिंटू, इन लोगों ने उठा रखा है इसको, नहीं इसको उठा रखा है। ठीक है बच्चों, आपको देखो मोटर का मास कितना बोला गया, मोटर का वेट है 200 न्यूटन, वेट 200 है, मतलब मास कितना रहा होगा 20 केजी ना, तो 20 इंटू जी 200 न्यूटन उसका वेट हो गया। सही बात है बच्चों, इसको कुछ नाम दे दिया गया ए और इसको कुछ नाम दे दिया गया बी, किसी को कोई दिक्कत परेशानी। ऊपर को 400 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। हेलो बच्चों, आवाज आ रही है बच्चों, हेलो हेलो, माइक चेक 1 2 3।
गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ तक देखो हम लोगों ने देख लिया था हम लोगों ने देखो यहाँ तक देख लिया था कि एक वेइंग मस कोई हैवी इलेक्ट्रिक मशीन है, उसको दो लोग ऐसे कोई बोर्ड पे रख के ले जा रहे हैं। इधर वाला पर्सन 400 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, इधर वाला 600 न्यूटन का, और इसके वेइंग मशीन का मास कितना है, 20 kg। सॉरी, ये इलेक्ट्रिक मशीन का मास कितना है, 20 kg। तो ये जो बोर्ड है उसका मास कितना होना चाहिए बच्चों? बोर्ड का मास कितना होना चाहिए? बोर्ड का वेट है क्या? अच्छा अच्छा, ओके। हाँ हाँ हाँ, इंग्लिश की भारी दिक्कत है यार। एक मिनट। बोर्ड का मास हमें बोला गया है कि 200 न्यूटन है, सही बोला तुम लोग। तो मतलब बोर्ड का जो मास है वो कितना रहा होगा? 20 kg। है कि नहीं बच्चों? तो अब हमें ये बताना है कि ये जो इस पे ये रखा हुआ है, इसको थोड़ा साइड में रख देता हूँ। तो ये ए से कितनी दूरी पे ये एक्स की वैल्यू बतानी है। ठीक है बच्चों। तो पहले आप क्या ये निकाल सकते हो कि ये इलेक्ट्रिक जो मोटर है इसका मास कितना है, वो मान लो स्मॉल एम है, तो उसका मास निकाल सकते हैं क्या हम लोग? कैसे निकालेंगे? मास निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? मास निकालने के लिए बताओ बच्चों क्या कर सकते हैं? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, वेरी गुड। अगर हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम लगाएं तो हम क्या बोलेंगे? इसका नीचे को mg मास लग रहा, वेट लग रहा होगा, और इसका नीचे को कैपिटल mg लग रहा होगा। समझो ना, इसका वेट नीचे को, इसका वेट नीचे को, दोनों के वेट को कौन संभाल रहे हैं? दोनों के जो ऊपर वाले फोर्सेस हैं। ऐसा तो है नहीं कि दोनों ये फोर्स लगा के इसको हवा में ऊपर उड़ा दे रहे हैं, लेके जा रहे हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि ऊपर पहुंचा देंगे इसको। है कि नहीं बच्चों? वर्टिकल में इक्विलिब्रियम होगा कि नहीं? वर्टिकल में अगर इक्विलिब्रियम होगा तो हम बोल सकते हैं ऊपर को फोर्स 400 न्यूटन प्लस ऊपर को 600 न्यूटन बराबर होगा नीचे को mg प्लस नीचे को 200 न्यूटन। नहीं, इसका मास इंटू जी करेंगे तो 200 आएगा ना। तो इससे हमारा इलेक्ट्रिक मोटर का कितना आ जाएगा वेट? 800 न्यूटन, सॉरी। सही बात है बच्चों। अब हमें इसका वेट पता चल गया है। अब हमें बताना है कि ये यहाँ से कितनी दूरी पर है, ये डिस्टेंस बतानी है। तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं? रोटेशनल इक्विलिब्रियम, वेरी गुड। तो आप कोई भी पॉइंट के अबाउट रोटेशनल इक्विलिब्रियम यूज कर सकते हो। तो किस पॉइंट के अबाउट किया जाए? इस ए के अबाउट कर दें? कोई भी पॉइंट ले सकते थे ना। ए के अबाउट कर देते हैं। तो ए के अबाउट अगर हम करेंगे, यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना देता हूँ। ये हमारा लाइट रॉड है, इधर को फोर्स लग रहा है ऊपर को 400, ये ए है, ये बी है, यहाँ पे लग रहा है 600 न्यूटन। इसके मिड पॉइंट पे कितना लग रहा होगा? 200 न्यूटन। और यहाँ पर जो वेइंग मशीन रखी है उसका वेट नीचे को 800 न्यूटन है। ये डिस्टेंस हमें निकालनी है।
टोटल इसके बोर्ड की लेंथ कितनी दी हुई है? 2 मीटर। टोटल 2 मीटर लेंथ है ना ये। ठीक है बच्चों, तो अगर हम ए वाले पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस करें ना, अगर हम इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस करें तो देखो यहाँ पे क्या क्या होगा। टॉर्क अबाउट ए हम लोग बैलेंस कर रहे हैं, तो ए वाले पॉइंट के अबाउट जब बैलेंस करेंगे तो इसका टॉर्क किधर होगा? 800 न्यूटन का, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? 800 न्यूटन का बताओ बच्चों, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, वेरी गुड। 200 न्यूटन का किधर होगा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? सेम, वेरी गुड। और 600 न्यूटन का किधर होगा? एंटी क्लॉकवाइज, वेरी गुड। तो इन सारे टॉर्क की वजह से, तो इन सारे टॉर्क की वजह से क्या ये घूम रहा है? क्या बच्चों ये रोटेट कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? पॉइंट ए के अबाउट जो हम टॉर्क देख रहे हैं, तो पॉइंट ए के अबाउट घूम तो नहीं रहा है ना, तो टॉर्क क्या होने चाहिए? सारे बैलेंस होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, वेरी गुड। तो क्या हम बोल सकते हैं कि क्लॉकवाइज टॉर्क का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के मैग्नीट्यूड के? क्लॉकवाइज वाला टॉर्क बराबर होना चाहिए मैग्नीट्यूड में एंटी क्लॉकवाइज वाले टॉर्क के। सही बात है। क्लॉकवाइज वाला टॉर्क कितना लिखोगे? 800 इंटू एक्स, 800 इंटू एक्स प्लस 200 इंटू 200 वाले की डिस्टेंस कितनी आएगी? अगर ये 200 मीटर है और इसका वेट, ये प्लैंक का वेट तो मिड पॉइंट पे लग रहा होगा ना, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से? क्या 1 मीटर होगी बच्चों? क्या 1 मीटर होगी? वेरी गुड, होगी। तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं। ये बराबर हो जाएगा 600 न्यूटन वाले के टॉर्क। तो 600 वाले के लिए 600 इंटू डिस्टेंस कितनी लेनी पड़ेगी? 600 के लिए डिस्टेंस बच्चों 2 लेनी पड़ेगी। क्या बात है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो हमारा एक्स की वैल्यू आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? चलेगा बच्चों? ठीक है, अब नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन। 10th देखते हैं अब। बच्चों सब लोग वैक्सीन ट्राई करना, जल्दी से जल्दी लगवा लो, ताकि कुछ टाइम में डाउट के लिए तो एटलीस्ट तुम लोग आ सको। डाउट के लिए तो हमेशा ही खुला है ग्रेविटी, ताकि ऑनलाइन में कोई भी डाउट हो तो आके पूछ सको। वेरी गुड बच्चों। तो 15 दिन रुक जाओ, 15 दिन बाद जब वैक्सीन का मेरे हिसाब से इफेक्ट हो जाता है, फिर आराम से डाउट के लिए निकलना शुरू कर दो। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। चलो अब देखो 10th बच्चों, देखो क्या है इसमें। यार देखो, क्लास तो स्टार्ट रहेगी पूरे टाइम, डाउट के लिए आप कभी भी आ सकते हो। क्लास में कुछ नहीं समझ आया तो उधर आके पूछ लो। बाकी वही है, जब गवर्नमेंट बोलेगी, अभी गवर्नमेंट ने 15 फेब तक तो बोला है कि नहीं स्टार्ट कर सकते, तो तब तक देखते हैं क्या सिचुएशन है। क्या पता अभी थोड़ा सिचुएशन महीने भर में ठीक हो जाए, केसेस फिर से कम हो जाए। हाँ यार क्रिस, ये बात तो सही है, लेकिन 2020 में वैक्सीन वगैरह नहीं थी और एकदम न्यू था वायरस। अभी वायरस भी हम लोग का फैमिलियर हो चुका है, तो शायद इतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए इस बार। अभी देखो हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ही कम है। ये तो है चिन्मय यार, मजे तो तू पीछे बैठ के मोबाइल पे वैसे घर वो क्लास में ही ले सकता है, घर पे तो लेते नहीं आएगा ज्यादा।
मजाक कर रहा हूँ चिन्मय, तू दिल पे मत ले लेना भाई। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्टेप लैडर है कोई। हाँ ऑफलाइन ऑप्शन होगा देवेश, ऑफलाइन ऑप्शन होगा भाई। देखो ये एक स्टेप लैडर है जिसमें दो हाफ है, हिंज एट द टॉप। यहाँ पे वो हिंज है ना, स्टेप लैडर ऐसे हिंज रहता है ना, देखोगे ऐसे खोल के रख देते हैं, फिर ऐसे बंद करके उसको वापस रख देते हैं जरूरत के हिसाब से, तो ऐसे हिंज रहता है। तो ये यहाँ पे हिंज है, मतलब इसके अबाउट ये रोटेट कर सकते हैं ना, अलग अलग नहीं होंगे दोनों। और हमने इसमें क्या किए है, एक रॉड भी लगा दी गई है। और इन दोनों के सेंटर पे हमने एक रॉड लगाया हुआ है। रॉड को थोड़ा लाल 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 बना दिया जाए, एक ऐसे सेंटर पे रॉड बना दिया गया है 70 सेंटीमीटर का। और इसकी लेंथ जो है वो है, ये कुछ एल बोली गई है, और एल की वैल्यू दी गई है 2.5 मीटर। एंड 800 न्यूटन पर्सन स्टैंड 3/5 ऑफ द वे अप द स्टेप लैडर। तो एक 80 किलो का आदमी अपने अमान जैसा कहीं यहाँ पे खड़ा है, समझो 80 किलो, 800 न्यूटन का एक पर्सन है जो कि कहाँ पे खड़ा है, 3/5 ऑफ लेंथ। नेग्लेक्टिंग द वेट ऑफ द लैडर, और लैडर का मान लेना है कि लैडर एकदम अपना लाइट है। एंड अज्यूमिंग दैट द लैडर इज रेस्टिंग ऑन अ स्मूथ फ्लोर, और इस फ्लोर भी स्मूथ है भाई, कोई फ्रिक्शन विक्शन का चक्कर नहीं है, स्मूथ फ्लोर। व्हाट इज द टेंशन इन द टाई रॉड, तो हमें बताना है इसमें टेंशन कितना आएगा। ठीक है बच्चों, इसमें कुछ टेंशन मान लेते हैं टी आएगा ना, ऐसे कुछ टी टेंशन है। ये क्या होगा, रॉड क्या होगा, स्मूथ सरफेस है, तो ये वाला एंड इधर भागना चाहेगा, ये वाला इधर ना, स्मूथ सरफेस पे ऐसे रखोगे तो ऐसे होना चाहेगा ना, तो बीच वाला रॉड के अंदर को खींचेगा और रोक के रखेगा। समझ आ रहा है बच्चों, यहाँ देखो फ्रिक्शन नहीं है रोकने के लिए ना, तो इसी को रोकना है। कोई दिक्कत परेशानी? तो अब हमें बताना है कि क्या बताना था, टेंशन इन द रॉड, तो ये टेंशन की वैल्यू बतानी है। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं इधर वाले एंड पे ऊपर को N1 लग रहा है, तो इधर वाले पे ऊपर को N1 लगेगा, N2 लगेगा, दोनों सेम होंगे अलग अलग होंगे, N1 N2 सेम होंगे अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे ना, क्योंकि आदमी इधर वाले साइड में खड़ा है, तो इधर को थोड़ा ज्यादा वेट पड़ना चाहिए, इधर को कम वेट पड़ना चाहिए, ऐसा लगता है, बाकी सॉल्व करके देखेंगे। सेम तो नहीं लग रहा, बीच में बैठा होता है तो सिमेट्री होती है, फिर बोलते दोनों साइड सेम है ना, यहाँ बैठा होता तो दोनों साइड सेम होता ना। समझ लो बच्चों, तो अब हमें देखो यहाँ पे टेंशन की वैल्यू निकालनी है। तो कोई कुछ सजेशन देना चाहेगा, क्या करें टेंशन निकालने के लिए? कोई कुछ सजेशन देना चाहेगा टेंशन निकालने के लिए, क्या सोच सकते हैं?
T1 प्लस T2 T, ये T1 T2 क्या है? प्रणव जाधव, श्रवणी ने दिया एक सिंपल सा जवाब जो कोई काट ही नहीं सकता कि फोर्स बैलेंस कर देंगे और टॉर्क भी बैलेंस कर देंगे। श्रवणी ये भी ऐड कर दो। पता ही है कि इसी का क्वेश्चन चल रहा है, फोर्स बैलेंस करना है, टॉर्क बैलेंस करना है, तो ये तो करना ही होगा। श्रवणी स्मार्ट होती जा रही है टाइम के साथ। तो देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अगर हम देखो टेंशन का बैलेंस करने जाए, अगर हम पूरे को सिस्टम पकड़ें, ये पूरा सिस्टम लें, दोनों ये साइड प्लस ये आदमी, पूरा सिस्टम लें, तो टेंशन इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, टेंशन का कोई नेट पाएगा? नेट टेंशन आ पाएगा क्या? पूरे सिस्टम पे कोई टेंशन का नेट आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि इधर से टी, इधर से टी, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? अबे आदित्य, बीच में हैप्पी बर्थडे करने लग गए, है क्या आज हैप्पी बर्थडे या ऐसे ही मजे ले रहे हो तुम? सही बात है बच्चों, टेंशन कितना आएगा? धीरज बेटा कहाँ हो तुम? हैप्पी बर्थडे है क्या तुम्हारा आज? अबे धीरज है कि नहीं भाई? अबे तुम लोग ऐसे ही हैप्पी बर्थडे किए पड़े हो और धीरज है ही नहीं है। चलो पढ़ाई पे फोकस करो। अबे हो तब ना, और उससे वीडियो ऑन करें। धीरज आया कहाँ अभी तक? अच्छा है धीरज, है भाई धीरज। तो धीरज के लिए फिर हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गा दिया जाए क्या? सब लोग मिलके एक बार यार, लेकिन इस पे कैसे गाएंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और मैं तो गा ही नहीं सकता, तो इसलिए ये वाला प्लान तो जाने ही देते हैं, और हम लोग आगे पढ़ाई पे फोकस करते हैं। धीरज, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और पढ़ाई करने के बाद बस तुम पार्टी वार्टी करो, और हम लोग अब पढ़ाई करते हैं। तो बच्चों अब देखो आगे हम लोग क्या बातें कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, अगर हम पूरे को सिस्टम पकड़ लें, पूरे को सिस्टम पकड़ लें, तो क्या हम वर्टिकल में फोर्स बैलेंस करेंगे तो क्या बोलेंगे? आदमी का वेट कितना है? आदमी का वेट देख लो, यहाँ पर है 800 न्यूटन का, बहुत भारी भरकम आदमी है ये। तो देख लो ऊपर को लग रहा है N1 और N2। N1 N2 किधर लगेंगे बच्चों? ऊपर ही लगेंगे ना। और ये बराबर होगा 800 न्यूटन। लैडर का कोई वेट नहीं है ना, नीचे को 800 न्यूटन, ऊपर को N1 N2। टेंशन का तो कोई नेट है ही नहीं, और वो हॉरिजॉन्टल में है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? फिर क्या आप, फिर आप क्या, अब N1 N2 की वैल्यू निकाल सकते हो। एक तो ये इक्वेशन आ गई है, दो अननोन है तो दो इक्वेशन लगेंगी। और एक चीज देखो, ये है, ये वाला अगर साइड 70 सेंटीमीटर है तो ये कितना आना चाहिए बच्चों? बच्चों ये अगर 70 सेंटीमीटर है तो ये कितना आना चाहिए? 140 सेंटीमीटर। क्या बात है। देखो बच्चों, ये हमारा एल साइड है, ये भी एल है, और ये L/2 पर ये बना हुआ है ना। तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल का ये साइड एल है, छोटे वाले ट्रायंगल का ये साइड L/2 है कि नहीं? ये दोनों, बड़ा वाला ट्रायंगल और छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर है ना। और इनके ये बड़ी वाली साइड और ये छोटे ट्रायंगल की साइड का रेशियो पता है ना, 2:1। ये एल है तो ये L/2 है, तो इसकी जो साइड होगी उसकी डबल आएगी ना ये वाली साइड। कुछ चमका बच्चों?
ये एक बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल दोनों सिमिलर हैं, तो आप ये साइड और ये साइड को सिमिलर वाला लगा के सोच सकते हो कि ये कितना होना चाहिए, 140 सेंटीमीटर। 140 मतलब 1.4 मीटर, SI यूनिट में लिख लेते हैं ना। अब अगर हम लोग टॉर्क बैलेंस करें कोई भी एक पॉइंट के अबाउट ना, कोई भी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क, मान लो N2 वाले पॉइंट के अबाउट करते हैं, N2 जहां पर है उस वाले पॉइंट के अबाउट करते हैं, तो देखो क्या होगा। और एक चीज और आपको करनी पड़ेगी, जैसे ये 800 वाले का जब वेट टॉर्क निकालने जाओगे तो आपको ये डिस्टेंस चाहिए, तो इस डिस्टेंस के लिए एंगल भी लगेगा। ये एंगल निकाल सकते हैं क्या? ये एंगल बच्चों हम निकाल सकते हैं ऐसे, यहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, ये हमारा कितना आएगा, 0.7 मीटर आएगा। और ये पूरी साइड हमें पता है ना 2.5 मीटर है, तो हम क्या cos थीटा लगा के निकाल सकते हैं ये वाली साइड, कोई एंगल निकाल सकते हैं बच्चों। बाउंस तो नहीं हो रहा है, ज्यादा तो नहीं हो गया क्या? क्या समझा दिया गया? cos थीटा समझा क्या? cos थीटा नहीं समझा? ये समझ आया था, ये वाली साइड जो होगी पूरी 1.4 मीटर होगी। आदित्य, ये समझ आया था? अब देख यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर डालेगा तो वो 1.4 मीटर का क्या हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा ना। ये 0.7 मीटर, ये भी 0.7 मीटर। सही बात है आदित्य? जल्दी जल्दी हाँ ना कर आदित्य। ये 0.7 मीटर हो जाएगा ना, परपेंडिकुलर डालोगे तो आधा आधा डिवाइड करेगा ना। ये देख लो आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, बीच से परपेंडिकुलर डालोगे तो बेस को हाफ हाफ कर देगा। अब ये साइड पता है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल, देख पा रहे हो राइट एंगल ट्रायंगल? अच्छा बाउंस नहीं हुआ ये बोल रहे हो, ओके ओके। तो कॉस थीटा की वैल्यू, अरे यार इतना देर मैंने समझा दिया फालतू का। तो कॉस थीटा हो जाएगा ये वाली साइड अपॉन में ये वाली साइड ना। अब देखो जब हम इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालेंगे 800 न्यूटन का, तो उसके लिए क्या लगेगा, ये लाइन आगे एक्सटेंड करके ये परपेंडिकुलर डालोगे ना। समझो बच्चों, मैं थोड़ा एक अलग डायग्राम में दिखा देता हूँ। ऐसे हमारा लैडर है, यहाँ पे पर्सन खड़ा है, इधर को ये 800 न्यूटन लग रहा है, ये 3L/5 है। हम यहाँ वाले पॉइंट के अबाउट टॉर्क देख रहे हैं, तो आप क्या करोगे, इसको एक्सटेंड करोगे और यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे ना, ये लाइन चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए ना। ये 3L/5 है, ये आपको थीटा पता है, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, 3/5L cos थीटा। सही बात है। हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस इंटू cos थीटा करेंगे तो ये वाली साइड आ जाएगी ना। तो अब हम 800 न्यूटन का टॉर्क लिख सकते हैं, और यहाँ पे हमारा N1 लग रहा है, N1 का टॉर्क लिख सकते हैं। इस पॉइंट के अबाउट देखोगे तो टेंशन का टॉर्क लेने की जरूरत है, टेंशन इधर भी लग रहा है और इधर भी लग रहा है, तो वो तो दोनों मिलके आपस में ही कैंसिल हो जाएंगे ना। कभी भी दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक ही लाइन में लगेंगे तो इनका ना तो नेट फोर्स आएगा ना नेट टॉर्क आएगा। समझो ना, अगर एक ही लाइन में दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हैं तो उनका टॉर्क भी नहीं आएगा और नेट फोर्स भी नहीं आएगा। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, इस पॉइंट के अबाउट वेट का टॉर्क ऐसे घुमा रहा होगा ना, ऐसे, समझ पा रहे हो, ऐसे घुमाएगा, और N1 का टॉर्क उल्टा घुमाएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इस पॉइंट के अबाउट। तो दोनों के टॉर्क का मैग्नीट्यूड इक्वेट कर दो, 800 इंटू 3/5L cos थीटा इक्वल टू N1 इंटू बीच की डिस्टेंस तो पता है ना ये पूरी। ये मैग्नीट्यूड लिखना है इधर, आदित्य इधर मैग्नीट्यूड लिखना है ना। हमने
इसका टॉर्क इससे बैलेंस किया है, हमें पता है कि दोनों दो ही टॉर्क हैं, अब दो ही टॉर्क है, दोनों जीरो है मिलके बना रहे हैं, तो मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए, मैग्नीट्यूड इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट। ये लाइन सबको समझ आ गई है? ये लाइन समझ आ गई बच्चों? अगर आपको N1 आ गया तो क्या आप N2 भी निकाल लोगे? अगर आपको N1 आ गया तो क्या आप N2 भी निकाल लोगे? क्योंकि N1 प्लस N2 का सम आपको पता है ना। ठीक है बच्चों, अब हमने N1 N2 निकाल लिया है। अब कोई बताना चाहेगा टेंशन निकालने के लिए क्या करें, क्योंकि टेंशन निकालने जा रहे हैं तो टेंशन का तो एक्सप्रेशन आ ही नहीं पा रहा है, समझ रहे हो ना। यहाँ पे अगर मैं सोचता कि इस पॉइंट के बाद टेंशन का टॉर्क लिखूं तो टी को एक्सटेंड करता है, ये डिस्टेंस लेता, फिर इसका टॉर्क लिखूंगा तो इसको एक्सटेंड करके ही लूंगा, तो टेंशन का तो टॉर्क आएगा ही नहीं ना इस पॉइंट के बाद। हाँ, ये वाले पॉइंट के बाद टॉर्क बैलेंस किया है ना, ये वाले पॉइंट के बाद। प्रणव ये समझ आ रहा है? प्रणव यहाँ वाले पॉइंट के बाद टॉर्क बैलेंस किया है, इसको मान लो हम पॉइंट ए बोल दें, ये बी बोल दें, तो बी वाले पॉइंट के बाद टॉर्क बैलेंस किया है। तो अब देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, देख रहे हो कि दोनों को लोगे तो टेंशन आ ही नहीं पाएगा, अगर दोनों रॉड को सिस्टम पे पकड़ोगे तो टेंशन नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं एक ही रॉड को सिस्टम पकड़ूं, एक रॉड को, तो आराम से ये हो जाएगा सॉल्व। एक रॉड को सिस्टम पकड़ो, समझो बच्चों, अगर मैं केवल इधर वाले रॉड को सिस्टम पकड़ूं, अगर मैंने केवल लेफ्ट वाले रॉड को सिस्टम पकड़ा, तो मेरा एफबीडी कैसे बनेगा? ये वाला रॉड है एक, नीचे ग्राउंड से इधर N1 लग रहा है, यहाँ मिड पॉइंट पे इधर टेंशन लग रहा है कि नहीं? यहाँ हिंज पे क्या फोर्स लग रहा होगा? हिंज पे कोई बता सकता है क्या फोर्स लगेगा और किधर को लगेगा? हिंज के फोर्स का डायरेक्शन क्या हमें समझ आता है? देखते ही हम लिख देंगे। क्या हमारे अंदर इतना टैलेंट है कि हम हिंज के फोर्स का को देख करके ही समझ जाएंगे कि उसका डायरेक्शन किधर है? क्या टैलेंट है बच्चों हमारे अंदर इतना? हिंज के फोर्स का डायरेक्शन क्या हम देखते ही समझ जाते हैं? अरे मेरे बात का आंसर दो भाई, हमारे अंदर इतना टैलेंट नहीं होता कि हम देखते ही समझ जाएं, कुछ कुछ में। तो नॉर्मल लोगों की बात हो रही है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों की बात छोड़ दी जाए तो हमारे अंदर नहीं है टैलेंट इतना। हमारे अंदर मतलब मैं अपनी पर्सनली अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल अपने जैसे लोगों की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं चिन्मय, मेरे में भी नहीं है इतना टैलेंट। तो हम क्या करते हैं, जब हमारे को पता है, हमें पता है कि फोर्स किधर है ये नहीं पता, लेकिन जिधर भी होगा, हिंज का फोर्स जिधर भी होगा उसके कंपोनेंट तो आएंगे ना, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके दो कंपोनेंट मानेंगे। अब देखो दिख रहा है कि भाई एक इधर फोर्स लग रहा है टी, तो मतलब एक हिंज से इधर को फोर्स आना चाहिए हॉरिजॉन्टल वाला, जो इसके हॉरिजॉन्टल वाले टेंशन को बैलेंस कर रहा होगा। ऊपर को N1 लग रहा है, मतलब हिंज से एक नीचे को वर्टिकल में फोर्स आना चाहिए जो उसके इस फोर्स को बैलेंस करे। कुछ समझ आया बच्चों? अब आप बोल सकते हो हॉरिजॉन्टल में फोर्स अगर हम बैलेंस करें तो ये टी के बराबर होगा, और वर्टिकल में बैलेंस करें तो ये N1 के बराबर होगा। लेकिन हमें यहाँ निकालना नहीं है ये हिंज का फोर्स, वर्टिकल का फोर्स, ये सब हमें निकालना नहीं है, हमें टी निकालना है ना। N1 हमने निकाल लिया है बच्चों, समझ पा रहे हो? N1 हमने निकाल लिया है, तो क्या हम इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क अगर सोचें, हमने पहले ही देखो दिमाग लगाया था ना कि हम टॉर्क हमेशा किस पॉइंट के अबाउट लेंगे। हम बच्चों टॉर्क हमेशा किस पॉइंट के अबाउट लेते हैं, जहां से ज्यादातर फोर्स पास कर रहा हूं,
अगर हिंज है तो हाँ ठीक है, हिंज के अबाउट भी ले सकते हैं ताकि हिंज के फोर्स का टॉर्क 0 हो जाए। तो हम इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेंगे तो ये दोनों का टॉर्क 0 हो जाएगा। अब केवल किसका किसका टॉर्क लिखना पड़ेगा, टी का टॉर्क और एन का टॉर्क। टी का टॉर्क ऐसे घुमा रहा होगा ना, और एन का टॉर्क ऐसे घुमा रहा होगा ना। इस पॉइंट के अबाउट सोचोगे ना, आप इमेजिन करो एक रॉड है जिसको यहाँ हिंज किया है और यहाँ फोर्स लगाओगे तो रॉड ऐसे घूमना चाहेगा ना। फिर इमेजिन करो एक रॉड है, यहाँ हिंज है, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो तो ये ऐसे घुमाना चाहेगा। दोनों अपोजिट में घुमाएंगे ना, लेकिन क्या ये घूम रहा है, क्या बच्चों ये रॉड घूम रहा है, नहीं घूम रहा। तो हम बोल सकते हैं ना कि टॉर्क ड्यू टू N1 बराबर होना चाहिए मैग्नीट्यूड में टॉर्क ड्यू टू टेंशन, है कि नहीं, होना चाहिए बराबर, क्या होना चाहिए बराबर। तो बराबर कर देते हैं, तो बराबर कर दिया हम लोगों ने। अब क्या आपको टॉर्क लिखना आता है, N1 का टॉर्क लिखना है तो आप क्या करोगे, आप N1 वाली लाइन को एक्सटेंड कर दोगे और परपेंडिकुलर डाल दोगे। ये डिस्टेंस कितनी आएगी, जो ये वाली होगी ना, ये ऑलरेडी आपने देखा था ना 0.7 मीटर था। बच्चों ये क्लियर है सभी को, N1 का टॉर्क लिखने के लिए आपको ये डिस्टेंस चाहिए होगी ना, N1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और टेंशन का टॉर्क लिखने के लिए क्या चाहिए होगा, टेंशन वाली लाइन एक्सटेंड करोगे और ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब वो ज्योमेट्री लगा के डिस्टेंस आप निकाल सकते हो ना, कैलकुलेशन बताना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ गए। N1 इंटू 0.7 बराबर टेंशन इंटू ये, आप ज्योमेट्री लगा के निकाल सकते हो ना। आपको ये पता है ये 0.7 है, एक मिनट, ये 0.7 का आधा है ना, ये वाली साइड भी पता है तो आप ये निकाल सकते हो पाइथागोरस लगा करके। तो वो ये डिस्टेंस h यहाँ रख दोगे। देखो भाई, अबे प्रणव डायरेक्ट मैसेज नहीं करो भाई, शर्माने की जरूरत नहीं है। प्रणव बोल रहा है कि उसे समझा नहीं, तुझे ये नहीं समझ पा रहा है कि दोनों टॉर्क कैसे आपस में बैलेंस है। देखो जब मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क सोच रहा हूँ, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क सोच रहा हूँ, तो किसके किसके टॉर्क हैं, इस पॉइंट के अबाउट इन दोनों का तो टॉर्क 0 है ना, FH और FB का। प्रणव जल्दी जल्दी हाँ ना बोलो, प्रणव बेटा जल्दी जल्दी बोलो, क्या FH और FB का टॉर्क 0 है। तो अगर FH और FB का टॉर्क 0 है तो किसका किसका टॉर्क और बचा, टेंशन का और नॉर्मल का, दो ही टॉर्क बचे ना, टेंशन का और नॉर्मल का। अब दो टॉर्क है और लेकिन नेट टॉर्क कितना है यहाँ पर, अगर दो टॉर्क है लेकिन नेट 0 है तो इसका मतलब दोनों के टॉर्क क्या होने चाहिए, दो लोग हैं और दोनों के टॉर्क 0 हैं, तो दोनों के टॉर्क बैलेंस होने चाहिए तभी 0 होगा ना। तो एक का टॉर्क इधर को है और एक का इधर को है, इधर को समझ पा रहे हो, जैसे एक रॉड है ऐसे और इधर को टेंशन लग रहा है तो टेंशन उसको ऐसे घुमाएगा ना, इधर टेंशन लगेगा तो इधर घुमाएगा, और N1 इधर लग रहा है तो वो उसको इधर घुमाएगा। एक इधर घुमाना चाह रहा है, एक इधर घुमाना चाह रहा है, बट वो घूम नहीं रहा है, तो दोनों के टॉर्क के मैग्नीट्यूड क्या होने चाहिए, इक्वल। अब मैग्नीट्यूड लिखना भी बताऊं, मैग्नीट्यूड लिखना बताना है, टॉर्क का मैग्नीट्यूड लिखना आता है तुम लोगों को, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो अब आज के लिए इतने ही डाउट करते हैं, अब थोड़ा पढ़ भी लेते हैं, काफी टाइम चला गया डाउट बताने में, तो थोड़ा अब आगे पढ़ा लेने दो। हाँ L/2, वेरी गुड आदित्य, ये थीटा है हमारा, ये हमारी साइड है थीटा, ये L/2 है, तो ये साइड कितनी होगी L/2 साइन थीटा। तो बच्चों अब आगे पढ़ें क्या, अब जो डाउट होंगे अब, आज ये डाउट डिस्कस करने के बाद कुछ डाउट तो अब आपके खुद ही हो जाएंगे एक्सरसाइज के,
तो एक बार फिर से ट्राई कर लेना, फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ डाउट डिस्कस कर दूंगा। ठीक है बच्चों, आगे चल रहा हूं अब मैं। तो देखो हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था टॉर्क अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। सही बात है बच्चों, लास्ट क्लास में हमने ये स्टार्ट किया था टॉर्क अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। हाँ पीडीएफ भेज दूंगा, ये पीडीएफ तो भेजूंगा ही ना, तो ऑनलाइन क्लास में तो हमेशा पीडीएफ दे ही देता हूँ ना। तो लिखने का अब यहाँ से भले ही लिख लो, ऊपर का छोड़ दो, ऊपर वाला आराम से पीडीएफ से नोट करना। तो देखो बच्चों हमने क्या देखा था, टॉर्क अबाउट फिक्स एक्सिस अगर हम देख रहे हैं, एक कोई बॉडी है, मान लो ये रॉड है, ये इस एक्सिस के अबाउट फिक्स है, तो जब ये इसके अबाउट घूम रही होगी तो हम लोग क्या क्या लिखते हैं, अगर हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखनी होगी तो हम क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी मतलब कौन सी काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल वाली काइनेटिक एनर्जी हम बोलेंगे यहाँ पर। और वो हम कैसे लिखते हैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। रोटेटिंग बॉडी का अगर हमें मोमेंटम लिखना है ना, अगर हमें रोटेटिंग बॉडी का मोमेंटम लिखना है तो हम क्या लिखते हैं, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। रोटेटिंग बॉडी का मोमेंटम ना मतलब मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सही बात है बच्चों, ये सब हमने लास्ट टाइम देखा था ना। फिक्स एक्सिस के अबाउट हम फिर अगर टॉर्क निकाल लें तो ये टॉर्क बराबर होगा आई इंटू अल्फा। आई किसके अबाउट होगा, फिक्स एक्सिस के अबाउट। क्या हम एफ इक्वल टू एम ए लगा सकते हैं, क्या हम रोटेटिंग बॉडी के लिए एफ इक्वल टू एम ए लगा सकते हैं, एकदम लगा सकते हैं। कोई भी बॉडी जो जिसपे फोर्स लग रहा है उसके लिए एफ इक्वल टू एम ए लगा सकते हो। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स बराबर होगा मास इंटू एक्सलेशन। एक्सलेशन किसका लेंगे, एक्सलरेशन किसका लेते हैं हमेशा, सेंटर ऑफ मास का। वेरी गुड। तो ये हमने लास्ट टाइम देख लिया था, अब इस पे हम लोग आज प्रॉब्लम करने वाले हैं। मान लो एक रॉड है, उसको आपने यहाँ हिंज कर दिया, इसको आपने हॉरिजॉन्टल पकड़ा हुआ है, यहाँ हिंज किया है। रॉड का मास एम है, लेंथ एल है, ये लेंथ एल है। अब अगर मैं रॉड को हॉरिजॉन्टल पोजीशन से छोड़ूंगा तो रॉड के सेंटर ऑफ मास का क्या एक्सेलरेशन आएगा, हमें ये निकालना है। समझो ये क्वेश्चन है, मैंने एक हॉरिजॉन्टल रॉड लिया और यहाँ पे हिंज किया हुआ है ना, अभी मैंने ऐसे पकड़ा है, छोड़ते ही क्या होगा, गिरेगा ना। तो छोड़ते ही ये कितने एक्सेलरेशन से गिरेगा, इस इंस्टेंट पे बताना है, जब हॉरिजॉन्टल है उस इंस्टेंट का एक्सेलरेशन बताना है। मास एम है ना, मास एम है, ये यहाँ पे हिंज है ना। एक्सेलरेशन एट गिवन इंस्टेंट, हर इंस्टेंट पे अलग अलग एक्सेलरेशन आएगा। तो अनिकेत ने बोला कि जी बाई एम होना चाहिए। अनिकेत को लग रहा है कि एक्सेलरेशन जी बाई एम, ये कौन सा है भाई, जी सो बोलते तो भी समझता है, एम जी बाई एम बोलते तो भी चलता, जी बाई एम कैसा है। फोर्स अपॉन मास करोगे तो एम जी बाई एम बोलोगे ना, एम जी बाई एम बोलो ना भाई। कोई कुछ बताना चाहेगा, हम क्या करें इसके लिए। कोई कुछ बताना चाहेगा इसके लिए। एफ एक्सटर्नल अपॉन एम,
क्रिस ने तो एकदम 200% सही बात कर दी कि टोटल फोर्स कर निकाल लो और F/m कर दो। तो ये तो कोई मना कर ही नहीं सकता कि ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन F एक्सटर्नल निकालेंगे कैसे? क्या F एक्सटर्नल में केवल mg का फोर्स है? हिंज केवल हमने देखने के लिए लगाया है या हिंज भी कुछ फोर्स लगाएगा? क्या हमें नेट एक्सटर्नल फोर्स पता है बच्चों? यहाँ पर बोलो बच्चों। F एक्सटर्नल इक्वल टू mg। अबे आयुष पवार, हिंज क्या देखने के लिए लगा रखा है तुमने केवल? हिंज फोर्स नहीं लगाएगा। ऐसे हिंज को आप छोड़ोगे तो हिंज का काम है ना इसको नीचे गिरने से रोकना। बिना फोर्स लगाए रोक लेगा वो? हिंज क्या बिना फोर्स लगाए उसको नीचे जाने से रोक लेगा? रॉड हिंज के बाउट ही घूमेगा ना। अबे यार, आदित्य गोराने बोल रहा है एमजी लग रहा है और टॉर्क लग रहा है। ये टॉर्क तो लग रहा है कोई नया टाइप का फोर्स आया है जो अभी अभी प्रकट हुआ है। फोर्स और टॉर्क का एडिशन एक नया क्वांटिटी क्रिएट हो गया अब, जिसका नाम है गोराने। फोर्स और टॉर्क मिलके क्या बनता है? गोराने। एक नई फिजिकल क्वांटिटी हो गई है। ये चाहे गोराने तो ये टाइम से मास को ऐड कर सकता है। 1 घंटा प्लस 2 kg मिलके 3 गोराने बन जाएंगे। क्या हम दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं? क्या बच्चों हम दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं? अबे गोराने बोलोगे? गोराने लॉ को छोड़ के अगर हम देखें तो नहीं ऐड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू गोराने लॉ ये हो सकता है, बट एक्चुअल में नहीं हो सकता। तो हम लोग देखो क्या करेंगे यहाँ पर। अगर हमें देखो यहाँ हिंज के फोर्स का के बारे में पता चल जाए, अगर हमें हिंज के फोर्स के बारे में पता चल जाए तो हम नेट फोर्स निकाल लेंगे। mg तो मिड पॉइंट पे लग रहा होगा ना। mg मिड पॉइंट पे लग रहा होगा। अगर हम हिंज वाले फोर्स को निकाल लें तो हिंज नेट फोर्स आ जाएगा, फिर F इक्वल टू ma लगा सकते हैं। तो हिंज का फोर्स तो हमें पता है नहीं। ठीक है बच्चों, हिंज का फोर्स क्या हमें पता है? नहीं पता है। तो हम क्या कर सकते हैं? क्या हम यहाँ पे अल्फा निकाल सकते हैं? ये कितने एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट करेगा? मान लो हम पहले आपसे अल्फा पूछे होते और फिर एसीएम पूछे होते, क्या आप अल्फा निकाल सकते हो? गोराने शर्मा गया, गोराने ने कुछ भी आंसर नहीं दिया। फिर शर्माने का नहीं, गोराने होता है कभी कभी। क्या हम अल्फा निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? अल्फा निकालने के लिए यार, मैं बोलते बोलते मैं थोड़ा सांस लग रहा है, फूल जा रही है। अल्फा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अब एक नया डाउट आ रहा है, 1 मिनट रुको बच्चों। आदित्य ने अब कुछ नया लेके आदित्य बोल रहा है अब कि mg हमेशा रहेगा और टेंशन भी आएगा क्या? टेंशन किस में आएगा भाई? रॉड में टेंशन आएगा ऐसा बोलना चाह रहे हो? रॉड में टेंशन, रॉड में टेंशन आएगा ही ना भाई। रॉड को घुमाओगे तो रॉड में टेंशन आएगा। बट रॉड को ही हम सिस्टम ले रहे हैं ना। जब हम रॉड को पूरे को रॉड को सिस्टम लेंगे तो उसमें टेंशन इंटरनल फोर्स है, वो लेने की जरूरत नहीं है ना। बस हिंज का फोर्स लोगे, बाहर का फोर्स। रॉड में हर जगह टेंशन है, हर जगह टेंशन है, वो छोड़ दो। बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो यहाँ रॉड पे केवल क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं? mg लग रहा है। बाहर से क्या क्या फोर्स है? mg लग रहा है और हिंज का फोर्स लग रहा है। आदित्य ध्यान से सुन भाई, देख, केवल mg लग रहा है और हिंज का फोर्स लग रहा है।
तो मैं हिंज के अबाउट अगर टॉर्क निकालूं तो हिंज के फोर्स का टॉर्क आएगा, अगर हिंज के अबाउट मैं टॉर्क निकालूं तो हिंज के टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, हिंज के फोर्स के टॉर्क की वैल्यू 0 होगी। हिंज का जो फोर्स है वो यहीं से पास कर रहा होगा ना, तो केवल mg का टॉर्क आएगा। तो अगर मैं फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट टॉर्क देखूं तो मैं क्या करूंगा, एक्सिस के अबाउट आई निकालूंगा और आई इंटू एल्फा कर दूंगा। टॉर्क कितना होगा, mg इंटू एल बाई टू। कितना होगा बच्चों, mg इंटू एल बाई टू। और एक्सिस के अबाउट टॉर्क कितना आएगा, इस रॉड का इसके एंड के अबाउट जो एक्सिस है, और ये स्क्रीन के परपेंडिकुलर एक्सिस है, ध्यान रखना ना, ये अपना स्क्रीन है तो उस पर परपेंडिकुलर यहाँ से जो जा रहा है एक्सिस एंड से। बच्चों समझ पा रहे हो? तो आई कितना लिखोगे यहाँ पे एक्सिस के अबाउट, आई कितना होगा एंड के अबाउट जो एक्सिस जा रहा है उसके अबाउट आई ml स्क्वायर बाई 3। बॉन्ड है तो बॉन्ड है भाई एकदम, ml स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा। तो अब यहां से क्या हम अल्फा निकाल सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं, 3g बाई 2l। किसी को कोई दिक्कत परेशानी इसमें, हमने अल्फा निकाल लिया। अब मुझे ये बताओ कि सेंटर ऑफ मास कौन से पाथ पे चल रहा है, जब मैंने रॉड ऐसे लिया और यहाँ हिंज कर दिया और यहाँ से रॉड को छोड़ा तो सेंटर ऑफ मास कौन से पाथ पे चलेगा, रॉड का ये मिड पॉइंट है ना, ये कौन से पाथ पे चलेगा बच्चों, एल बाई टू रेडियस के ऐसे सर्कुलर पाथ पे चलेगा ना। रॉड गिरते गिरते जब ऐसे हो जाएगा तब सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ होगा, ऐसे सर्कुलर पाथ पे चलेगा ना। तो सर्कुलर, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसमें कौन कौन से एक्सीलरेशन होते हैं, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसमें कौन कौन से एक्सीलरेशन होते हैं बच्चों, सर्कुलर मोशन हमने पढ़ा है क्या, वेरी गुड, एटी और एसी, क्या बात है, दिल खुश कर दिया तुम लोगों ने। एक तो एटी होता है और एक एसी होता है। एटी कितना होता है, एटी निकालने का कोई फॉर्मूला पढ़ा है हमने, एटी निकालने का कोई फॉर्मूला, आर अल्फा। आज तो बच्चे मचा रहे हैं, आर अल्फा। और एसी निकालने का भी कोई फॉर्मूला पढ़ा है क्या, एसी निकालने का कोई फॉर्मूला, वी स्क्वायर बाई आर, या फिर आर ओमेगा स्क्वायर, आर मतलब रेडियस। सही बात है बच्चों। तो कोई भी पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसके लिए ये सब चीजें वैलिड हैं। तो अपना सेंटर ऑफ मास भी, मिड पॉइंट भी सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो क्या इसके लिए भी ये चीज हम लोग लगा दें, क्या सेंटर ऑफ मास के लिए ये चीजें हम लोग लगा दें, बच्चों बताओ जल्दी, लगा देते हैं। तो अगर हम सेंटर ऑफ मास के लिए ये चीज लगाएंगे तो जब हमने सेंटर ऑफ मास को अभी शुरू में हॉरिजॉन्टल पोजीशन से ऐसे छोड़ा था ना, इनिशियल ओमेगा कितना है जब हम छोड़ रहे हैं, ऐसे जब छोड़ रहे हैं तो शुरू में कितना ओमेगा है, 0। तो शुरू में अगर ओमेगा 0 है तो शुरू में इसकी वैल्यू कितनी आएगी, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 0। लेकिन क्या टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी 0 आएगा, नहीं आएगा। कितना आ जाएगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, आर इंटू अल्फा। अबे आदित्य फिर कुछ तुम बहक गए हो। आदित्य आराम से भाई, जल्दी जल्दी नहीं है। आर कितना लोगे भाई, रॉड का मिड पॉइंट कितने रेडियस के सर्कल में चल रहा है, एल बाई टू।
हमने अल्फा निकाल लिया क्या? अल्फा पूरे रॉड के लिए सेम होगा ना, रॉड का अल्फा मतलब रॉड के हर पॉइंट का अल्फा सेम होगा। तो अल्फा कितना है हमारा, देखो ये अल्फा आया ना 3g/2l, 3g/2l, तो यहाँ पे डाल देंगे 3g/2l, एल एल कट जाएगा तो ये कितना आया 3g/4। तो ये 80 ही यहाँ पे क्या इस टाइम पे एसीएम होगा, क्योंकि एसी तो ही नहीं है। एसीएम के यहाँ दो पार्ट हो सकते थे, एक तो एसी और एक एटी, क्योंकि वो सर्कुलर मोशन कर रहा था, बट एसी तो था ही नहीं। तो यही इसका फाइनल आंसर है। समझ आया बच्चों? सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन अभी कितना है, 3g/4। तो क्या आप इसको नोट करना चाहोगे या नोट हो चुका है? पीडीएफ से कर लेंगे, ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई तुमने। पीडीएफ से कर लोगे सभी लोग? करो फिर, जल्दी जल्दी नोट करो। हम्म। हाँ हाँ सिद्धि, टाइम ही टाइम दे रहा हूँ मैं तो। पूछा भी तुम लोगों से कि टाइम देना है या नहीं देना है, तुमने बोला देना है तो मैंने भी बोला टाइम ले लो। बाकी डायरेक्ट मैसेज नहीं करो, बच्चे समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या हुआ सर, क्यों ऐसे अचानक से बहकी बहकी बातें करने लगे। सबको पता चलना चाहिए कि सिद्धि ने कुछ पूछा इसलिए मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। 3 kg टाइम दे देते हैं गोराने, 3 kg टाइम है तुम्हारे पास लिखने के लिए। और चलूं नीचे? कल तो कुछ तो न्यूज आई थी कि क्लास वाले आंदोलन कर रहे हैं। अब यार क्या बताएं, क्लास वाले, मुझे न्यूज, मेरे को ऐसे मिली नहीं ऐसी कोई न्यूज, नहीं तो मैं भी चला जाता आंदोलन में। संस्क्रांत, संक्रांति के दिन किया जाए आंदोलन, अच्छा। अभी तो वो मांझा भी बैन हो गया ना, नायलॉन वाला जो रहता था। ये तो बहुत ही अच्छा काम हुआ यार। नासिक में अब मांझा वो वाला लाना पनिशेबल अपराध हो गया है वो। संक्रांति की छुट्टी ही छुट्टी मिलेगी तुमको श्रेयस, तुम एकदम टेंशन नहीं लो। अभी हुआ ना भाई, पहले कहाँ था, अभी मैंने कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा था। अरे मैं तो बहुत ज्यादा न्यूज पतंग उड़ाता हूँ, बट अभी नहीं उड़ाता हूँ। बचपन में तो दिन भर छत पे ही खड़ा रहता था मैं, पतंग लूटने के चक्कर में। तो देखो बच्चों, पतंग उड़ाने और लूटने में तो मैंने पीएचडी कर रखी थी। छुट्टी तो यार जरूर मिलेगी तुम लोगों को, देखते हैं। तो अब देखो हम लोग अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं, कुछ और पूछते हैं। सेम क्वेश्चन है, ये रॉड लिया
इसको हमने यहाँ पे हिंज कर दिया, इसका मास m है, लेंथ l है, और हॉरिजॉन्टल पोजीशन से छोड़ रहा हूं ना, तो जैसे ही छोड़ूंगा उस इंस्टेंट पे हिंज कितना फोर्स लगाएगा, हमें क्या बताना है इस बार, फोर्स ड्यू टू हिंज। लास्ट टाइम कब मकर संक्रांति पे ऐसा हो गया भाई, तू आया ही अप्रैल में है, लास्ट टाइम तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लास्ट टाइम शायद मैंने 12th वालों को बोला था 12 बजे तक पढ़ लो फिर पतंग उड़ा लेना। देखते हैं बाकी उस दिन का कौन सा दिन है। आज 10 तारीख है ना, अच्छा आज 10 तारीख हो गई, इसी वीक आएगा क्या मकर संक्रांति? अच्छा फ्राइडे को पड़ रहा है, ओके फ्राइडे को है। अरे अरे ये तो मुझे याद ही नहीं था कि फ्राइडे को मकर संक्रांति है। यार अब ये सोसाइटी में पतंग लूटते नहीं आता यार, उसके लिए टेरेस होना चाहिए। हालांकि टेरेस भी जा सकते हैं यहाँ सोसाइटी के, बट मजा नहीं आता यार, पहले आता था मजा। मजा नहीं है तो काम करने का क्या फायदा। तो फ्राइडे वाली क्लास सैटरडे को करा देता हूँ, ये हो सकता है। फ्राइडे की क्लास सैटरडे को कर देते हैं क्योंकि 14 को मकर संक्रांति है। मेरी बिल्डिंग यार नदी किनारे एक छोटी सी कुटिया है, उसकी ज्यादा हाइट नहीं है। देखो बच्चों ये हिंज का फोर्स हमें निकालना है। हाँ उस दिन बोर्ड का भी लेक्चर क्या उस दिन छुट्टी कर देंगे, बोर्ड का लेक्चर हटा के सैटरडे को जेई का लेक्चर लगा देंगे। चलो बच्चों अब देखो इधर फटाफट, बिना टाइम वेस्ट किए हुए इधर देखो सभी लोग। देखो रॉड पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा, नीचे को mg लग रहा होगा, कोई दिक्कत परेशानी mg लगने में नहीं है। हिंज से क्या कोई फोर्स लग रहा होगा, लग रहा होगा, लेकिन हिंज का फोर्स क्या हमें पता चलता है किधर लग रहा है, नहीं पता चलता। तो हम बोल देंगे एक लग रहा है वर्टिकल में और एक लग रहा है हॉरिजॉन्टल में, कंपोनेंट में लगा देंगे। कंपोनेंट अगर आपको समझ आता है तो ठीक है, नहीं समझ आए तो इधर की जगह इधर लगा दो, उधर की जगह इधर लगा दो, जैसी आपकी श्रद्धा उधर को आप लगा दो। ठीक है बच्चों, किसी को कोई दिक्कत परेशानी? सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन किधर को आया है, नीचे को आया है ना। अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन नीचे को है इसका मतलब हॉरिजॉन्टल में कितना है एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास का, हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सीलरेशन है सेंटर ऑफ मास? हॉरिजॉन्टल में क्या कोई एक्सीलरेशन है सेंटर ऑफ मास का? हॉरिजॉन्टल वाला एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास का भी जीरो है ना। तो अब अगर मैं हॉरिजॉन्टल में अलग F इक्वल टू एम ए लगाऊं और वर्टिकल में अलग F इक्वल टू एम ए लगाऊं तो क्या किसी को कोई परेशानी होगी? क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ हॉरिजॉन्टल में अलग F इक्वल टू एम ए लगाऊं और वर्टिकल में अलग? किसी को कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है कि दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले मोशन, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। पढ़ा हुआ है ना बच्चों ये? थोड़ा हैंग कर रहा है ये लग रहा है वीडियो, बच्चों वीडियो हैंग कर रहा है क्या? और मेरी आवाज भी, मेरी आवाज सुरीली आ रही है या हैंग होकर आ रही है? थोड़ा थोड़ा हैंग हो रहा है। अरे अरे 10-15 मिनट की और बात थी। एक दो बार तो मैं जानबूझ के आवाज रिपीट कर रहा हूँ, तुम लोग को लग रहा होगा 2 बार आ ही रही है। अभी ठीक हुआ क्या? हम्म।
अरे समर्थ, बस थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, फिर तुम आराम से जाके रसना पीना और फ्रेश हो जाना तुम। तो देखो बच्चों, ठीक है, रसना खाने के अलावा मिसल भी, रसना पीने के अलावा तुम मिसल भी खा लेना। और अब जल्दी से हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में F इक्वल टू ma लगाते हैं। तो F इक्वल टू ma हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाएंगे तो फोर्स कितना लग रहा है पूरी बॉडी पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? पूरी बॉडी पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है? FH। क्या इसके अलावा और कोई फोर्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? बच्चों, क्या कोई फोर्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? नहीं है। तो अगर फोर्स और कोई नहीं है तो यही नेट फोर्स हो गया। नेट फोर्स बराबर हम क्या कर देंगे? m इंटू हॉरिजॉन्टल वाला एक्सेलरेशन। तो इससे हॉरिजॉन्टल फोर्स नेट कितना आ जाएगा बच्चों? तो इससे नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर अब मैंने 2 बार रिपीट किया है ना, हैंग नहीं हुआ है। मतलब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में हिंज का फोर्स 0 है। मतलब केवल किधर है हिंज का फोर्स? हॉरिजॉन्टल वाला 0 है, मतलब किधर को हिंज का फोर्स है? वर्टिकल में है। अरे बोल दो भाई। तो हिंज का फोर्स वर्टिकल में है। तो अब अगर हम F इक्वल टू ma लगाएं वर्टिकल डायरेक्शन में, तो क्या हमें FV मिल जाएगा? नीचे को देखो क्या फोर्स लग रहा है, नीचे को लग रहा है mg, ऊपर को लग रहा है FV। mg FV, और ये किधर जा रहा है सेंटर ऑफ मास? नीचे को या ऊपर को? सेंटर ऑफ मास किधर जा रहा है? नीचे को। तो mg बड़ा हुआ या FV बड़ा हुआ? mg बड़ा हुआ या FV बड़ा हुआ? mg बड़ा हुआ। mg बड़ा हुआ तो क्या हम लोग नेट फोर्स बोलेंगे mg माइनस FV या FV माइनस mg? नेट फोर्स mg है ना, तो mg माइनस FV ऐसे लिख दें नेट फोर्स। और नेट फोर्स बराबर क्या होगा? m इंटू ए कितना आया है? नेट फोर्स क्या 3g/4 आया था? नेट एक्सलेशन सॉरी, एफ m इंटू ए की वैल्यू आई थी 3g/4। अब इसको सॉल्व करोगे तो FV आ जाएगा mg/4। समझो, तो यहाँ हिंज जो है केवल वर्टिकल में फोर्स लगाया था शुरू में, और उसने फोर्स कितना लगाया? mg/4। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? किसी को कोई यहाँ पे दिक्कत परेशानी नहीं है? तो अभी अपने पास 10 मिनट और है। अब ये देखो बीच में जिंटू कर आया है। अब ये जिंटू कर बीच में पिंटू बन रहा है। तो देखो ये जिंटू, तुम बोलना क्या चाह रहे हो? थोड़ा सा मैं अनम्यूट करता हूँ जिंटू को, 1 मिनट। जिंटू को अनम्यूट करना पड़ेगा। जिंटू मैंने अनम्यूट कर किया है तुम्हें। मुझे बोल के बताओ कि तुम क्या डाउट पूछना चाह रहे हो। ये सर जिंटू, वो हाँ बताओ। सर वो सेंटर ऑफ मास को एक्सिस माना है, मतलब सेंटर ऑफ मास के थ्रू एक्सिस जा रही है। हाँ, तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगा के जो वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, टॉर्क इक्वल टू अल्फा आई की, अल्फा, और अल्फा पता है तो हो हाँ जाएगा उससे। वेरी गुड, अच्छी बात की भाई। मुझे लगा जिंटू कुछ इधर उधर की बात तो नहीं करेगा, बट जिंटू ने समझदारी वाली बात की। तो देखो जिंटू ने क्या बोला वो तुम लोगों ने समझा? हमें अल्फा अगर पता है, अगर हमें अल्फा पता है ना, तो आप क्या कर सकते हो, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखो। इसका टॉर्क
बराबर आई अल्फा। अल्फा पता है तो उससे भी एफ भी आ जाएगा, वो भी सही है। बट ये वाला थोड़ा सा मैं चाह रहा था आप समझो कि कैसे हम रोटेटिंग बॉडी में एफ इक्वल टू एम ए लगाते हैं। तो और तो हमें पता ही है, हम लगाना सीख ही गए हैं। एफ इक्वल टू एम ए सब लोग समझ गए? एप्पल खाना है। एप्पल खाना है? हाँ। एप्पल अभी नहीं खाना है। तो बच्चों अब 10 मिनट का टाइम है अपने पास। तो इस 10 मिनट को यूटिलाइज करते हुए हम लोग एक आसान सा क्वेश्चन करेंगे कि मान लो एक रॉड है। क्या मान लो? एक रॉड है जिसको हमने यहाँ पे हिंज कर दिया है। इसका मास है कुछ m, लेंथ है l, और अगर मैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन से छोड़ दूं तो क्या होगा? ये मैं ऐसे रॉड को लूं और ऐसे छोड़ दूं तो क्या होगा? नीचे गिर जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो जब ये नीचे गिरेगा और वर्टिकल पहुंच रहा होगा तो क्या ये रुक चुका होगा? जब ये वर्टिकल आ रहा होगा तो क्या रुक जाएगा? मेरे इस पे मत जाना है, क्योंकि मैं ऐसे नीचे गिरने पे पेन मेरा गिर जाएगा, इसलिए पकड़ ले रहा हूं। लेकिन ये हिंज है अगर, तो नीचे आते आते क्या इसमें एंगुलर स्पीड आ चुकी होगी? रॉड में क्या ओमेगा आ चुका होगा? यहाँ तो ओमेगा 0 था ना, इनिशियल ओमेगा 0 था। यहाँ आते आते जब नीचे आ रहा होगा 90 डिग्री घूम चुका है, उस टाइम पे फाइनल ओमेगा क्या होगा ये निकालना है। क्वेश्चन सबको समझ आ गया? तो धड़ाधड़ बच्चों सोचो और सॉल्व करो। यहाँ पे फ्रिक्शन ध्यान रखना कि हिंज एकदम स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। हिंज यहाँ पर हिंज है, और हिंज कैसा है? एकदम स्मूथ, कोई वहां पे एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है फ्रिक्शन की वजह से। ओमेगा निकालना है हम लोगों को। बच्चों किसी ने निकाला? बस कॉन्सेप्ट बता दो मुझे, क्या करें हम लोग? कॉन्सेप्ट बता दो। √2 GL/L। हर पॉइंट पे यहाँ पे अलग अलग अल्फा होगा। अरे अरे क्रिस, अल्फा निकाल के तू ये सोच रहा है क्या? सॉरी, काइनेमेटिक्स वाली इक्वेशन लगाने के लिए ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, या फिर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, ये सोच रहा है क्रिस, लग रहा है। अल्फा यहाँ हर पॉइंट पे अलग अलग होगा भाई। तो अब देखो 5 मिनट बचा है तो मुझे सॉल्व कर लेने दो। देखो यहाँ पे जब ये नीचे रॉड गिर रहा है, तो ये नीचे गिर रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी का राइज हो रहा है या पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है? रॉड के नीचे गिरने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा ना। इसका सेंटर देख लो, अभी यहाँ पर है। यहाँ से क्या होगा? वो ऐसे यहाँ आ जाएगा ना, सर्कुलर मोशन करते हुए ऐसे चलेगा ना, तो यहाँ आ जाएगा। तो कितना नीचे चला गया इसका सेंटर ऑफ मास? इसका सेंटर ऑफ मास कितना नीचे गया बच्चों? L/2। हाँ,
तो हम क्या बोल सकते हैं, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? एकदम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी बोली जाए? रॉड का सेंटर ऑफ मास को हम लेके लिख सकते हैं ना, mgl/2। mgh लगाए ना, h नीचे गया, h कितना है, l/2। रॉड की पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए हम सारा मास उसके सेंटर ऑफ मास पे लेके सोच सकते हैं ना। एक स्ट्रेट रॉड के लिए अपन ने पढ़ा हुआ है ना, हम मानेंगे कि सारा मास यहाँ था फिर यहाँ आ गया, तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ। ये लॉस बराबर हम कर दें हाफ mv² के। बताओ बच्चों, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, तो क्या हम ये बराबर कर दें हाफ mv² के? नहीं, ये क्या हो गया, नहीं कर सकते ऐसा। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि रॉड अभी क्या है, रोटेट कर रही है। रोटेटिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी हम कैसे लिखते हैं? रोटेटिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी हम लिखते हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर करके। और आई की वैल्यू हम कैसे बताएंगे? रॉड के लिए आई हम कितना लेंगे? रॉड के लिए हम लोग आई कितना लेंगे बच्चों? ml²/12 या 3। रॉड को किस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है? एंड के अबाउट। ओके, बेवकूफ बन नहीं रहो यार तुम लोग। अब इतनी समझदारी इतनी जल्दी आ गई तुम लोगों में। ml²/3 नहीं, हिंज के अबाउट। हिंज क्या है, रॉड के एंड पर है ना। एंड के अबाउट आई क्या होता है, ml²/3। ये बराबर हो जाएगा mgl/2। सही बात है, m कट कर दो, l कट कर दो, 2 कट कर दो, तो ओमेगा कितना आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा 3g/l। तो स्क्वायर को दूसरे साइड कर देंगे तो स्क्वायर ओमेगा आ जाएगा √3g/l। क्या सबको ये बात समझ आई कि ओमेगा इतना होगा? अब होमवर्क में देखो आज क्या है, इस क्वेश्चन में ही कई पार्ट हैं, तो बाकी पार्ट आपको होमवर्क में ट्राई करना है। पहला पार्ट था फाइनल ओमेगा निकालना। दूसरा पार्ट है जब वो लोएस्ट पॉइंट पर है उस टाइम पे अल्फा कितना होगा वो निकालना। इस टाइम पे ना, जब रॉड वर्टिकल है, जब रॉड वर्टिकल है तब का अल्फा कितना होगा। फिर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना होगा। फिर हिंज का फोर्स कितना आएगा। ठीक है बच्चों, तो बाकी 3 पार्ट अब आप घर पे ट्राई करोगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। होमवर्क में अभी और नहीं दूंगा कुछ, पहले ये क्वेश्चन हो जाएगा उसके बाद फिर होमवर्क दूंगा। तो अब आज तो समय समाप्त होता है, तो नेक्स्ट क्लास में अब कल मिलेंगे हम लोग। फ्राइडे वाली क्लास में सैटरडे को करा दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो फिर क्लास क्लोज किया जाए। बाकी वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू धीरज। ठीक है बच्चों, बाय बाय, गुड डे एवरीवन।